यहाँ अपन फीवर की बात करेंगे। और फीवर अगर बात करते हैं किसको फीवर बोलते हैं, क्या है इसकी कौन कौन सी फेज होती हैं, क्या है जनरली, अभी मैंने आपको बताया था कि फीवर किसको बोला जाएगा। फीवर पहली बात तो कोई डिजीज नहीं है, फीवर नॉट ए डिजीज, या इट इज नॉट ए डिजीज, इट इज नॉट ए डिजीज। सबसे पहले तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, फीवर कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटेक्टिव साइन है। प्रोटेक्टिव साइन कैसे, जैसे आप कह सकते हैं इन्फेक्शन के कारण अगर कोई बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, या कई बार क्या होता है कुछ और कंडीशंस होती हैं, जैसे आपने लू लगने के कारण या कई बार अपन ने धूप में जाने के कारण उसके कारण बॉडी का टेम्परेचर, तो ये एक प्रोटेक्टिव साइन होता है और उसमें आपको देखना होता है कि ऐसा क्यों हुआ है। ये एक साइन होता है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है या कोई और कंडीशन है या क्या है, किसके एनवायरनमेंट के कारण बढ़ा है, क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना ये डिजीज नहीं है, ये क्या है, इट इज ए प्रोटेक्टिव साइन ऑफ, इट इज ए प्रोटेक्टिव साइन ऑफ बॉडी, ये एक प्रकार से बॉडी का प्रोटेक्टिव साइन होता है। क्लियर बात है, तो इसको अपन फीवर नहीं, एक डिजीज नहीं मानते और ये एक प्रोटेक्टिव साइन होता है। क्लियर है। अब उसके बाद में देखना, अभी आपने कहा था किसको फीवर मानते हैं, मैंने क्लासिफिकेशन में भी आपको बताया था कि अबव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव का जो टेम्परेचर होता है उसको आप क्या बोलते हैं, फीवर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, फीवर बोला जाता है। क्लियर बात है। वो भी कहां से, बाई माउथ, बाई माउथ या ओरल की कंडीशन में ऐसा देखने को मिलता है। क्लियर है। एक्चुअल में अपन 100 से अबोव को ही क्या मानते हैं, फीवर, लेकिन वो किसी भी कंडीशन में हो सकता है। लेकिन अगर अपन बाई ओरल या बाई माउथ की बात करें तो इसको भी आप फीवर कह सकते हैं। इसको अपन ने 4 प्रकार से क्लासिफिकेशन, मैंने टेम्परेचर में आपको बताया था कि लो ग्रेड फीवर हो सकता है, फिर आपने कहा हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, मॉडरेट फीवर हो सकता है, हाइपर पायरेक्सिया, हाइपर थर्मिया। देखिए दो चीजें यहां पर मैं लिखना आपके बाद बताऊंगा, वहां मैंने चीजें बता रखी। हाइपर पायरेक्सिया का क्या मतलब होता है, हाइपर पायरेक्सिया, इस हाइपर पायरेक्सिया का क्या मतलब है, तो हाइपर पायरेक्सिया के कारण माने टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाई इन्फेक्शन। अगर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन के कारण अगर टेम्परेचर बढ़ता है, और वो भी कितना टेम्परेचर बढ़ता है, कितना बढ़ेगा, मोर देन 105 डिग्री सेंटीग्रेड से अबोव होता है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, हाइपर पायरेक्सिया। क्या बोलेंगे, हाइपर पायरेक्सिया। एक आपने बोला था दूसरा वर्ड, एक और नाम लिया था, मैं दोनों वर्ड के बारे में बता देता हूं फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक आपने बोला था हाइपरथर्मिया, क्या बोला था, हाइपरथर्मिया। देखिए हाइपरथर्मिया और हाइपर पायरेक्सिया में क्या डिफरेंस था, तो आपने कहा यहाँ पे भी टेम्परेचर तो उतना ही बढ़ता है, मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाई एनवायरमेंटल कंडीशंस। अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण बॉडी का टेम्परेचर कितना बढ़ जाए और एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण अगर बॉडी का टेम्परेचर कितना बढ़ जाए, मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वो कंडीशन भी क्या कहलाएगी, हाइपरथर्मिया। देखिए टेम्परेचर इंक्रीज्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण, और वो भी आपने कहा एग्जाम्पल के रूप में मैं बोलूंगा, जैसे आपने कहा हीट स्ट्रोक हो गया, क्या हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया, हीट स्ट्रोक की कंडीशन में हो जाए, ठीक है,
तो ऐसी कंडीशन में अगर बॉडी का हीट स्ट्रोक का मतलब है धूप में या हीट में अपन जाते हैं, जैसे अपन कहते हैं लू लगना हो गया ऐसा, इसके कारण अगर बॉडी का टेम्परेचर 105 से अबोव हो जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइपरथर्मिया कहलाएगी। देखिए सबसे पहले जब हाइपरथर्मिया की बात आती है, हाइपरपायरेक्सिया की बात आती है, देखना समझना थोड़ा सा कॉमनली यहाँ क्या करते हैं। यहाँ आपने देखा हाइपरपायरेक्सिया, हाइपरपायरेक्सिया के अंदर अगर अपन मैनेजमेंट में जाते हैं, मैनेजमेंट में जाते हैं कि क्या मैनेजमेंट आप करेंगे, क्या मैनेजमेंट आप करेंगे, समझना मेरी बात। आपने कहा हाइपरपायरेक्सिया का मैनेजमेंट जब अपन करते हैं तो आपने देखा बॉडी का सबसे पहले टेम्परेचर का असेस करेंगे। आपने कहा 105 से अबोव हो गया तो सबसे पहले आप इसको क्या कर सकते हैं, क्या क्या दे सकते हैं। आपने कहा सबसे पहले आपको असेसमेंट करना होगा टेम्परेचर का, उसके बाद में अपन इसको क्या दे सकते हैं, कोल्ड स्पॉन्जिंग दे सकते हैं, कोल्ड स्पॉन्जिंग दे सकते हैं। कोल्ड स्पॉन्जिंग से भी नहीं हो तो अपन इसको क्या दे सकते हैं, टेबलेट दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक दे सकते हैं, टेबलेट दे सकते हैं, या फिर कोई इंजेक्शन का यूज अपन कर सकते हैं। इसके बाद में भी अगर कम नहीं होता अपन नोटिफाई कर सकते हैं, नोटिफाई द एससीपी कर सकते हैं। उसके बाद में अपन कुछ इन्वेस्टिगेशन से अपन भेज सकते हैं उसमें, और उसके बाद में अपन वेरीफाई कर सकते हैं। तो कॉमन अपन ये जो कॉमन मैनेजमेंट है, कॉमन नर्सिंग इंटरवेंशन की अगर अपन बात करते हैं तो ये जो हाइपरपायरेक्सिया इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नर्सिंग इंटरवेंशन कर सकते हैं आप, कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या कर सकते हैं, कोल्ड स्पॉन्जिंग यहाँ किया जा सकता है। मैंने कहा था कोल्ड स्पॉन्जिंग किस मेथड पे, किस हीट लॉस के मेथड पे काम करता है, किस मेथड पे काम करता है, मैंने कहा था क्या बोला था, कंडक्शन। क्लियर है, कंडक्शन के कारण हीट का लॉस होता है, तो वो चीजें थी, तो ये आ गया। अब अगर आपको बोले कि हाइपरथर्मिया का मैनेजमेंट क्या करेंगे, हाइपरथर्मिया का क्या मैनेजमेंट होगा, क्या मैनेजमेंट होगा हाइपरथर्मिया के कारण। देखो हाइपरथर्मिया का जो मैनेजमेंट है, क्या मैनेजमेंट हो सकता है। अच्छा यहाँ अपन एक और चीज है, यहाँ इसके साथ में अपन फ्लूइड भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड का लॉस होता है यहाँ पर, तो फ्लूइड भी दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा देखिए यहाँ क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। जब भी अपन हाइपरथर्मिया की बात करते हैं, हीट स्ट्रोक की बात करते हैं, तो इनमें आपको पता है सबसे पहले आपको कोज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने कहा आइडेंटिफाई द कोज, आइडेंटिफाई द कोज। सबसे पहले कोज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद में आपने कहा अवे फ्रॉम, या उसको हटाना पड़ेगा, अवे फ्रॉम हैजार्डस एनवायरनमेंट, अवे फ्रॉम हैजार्डस एनवायरनमेंट, हैजार्डस एनवायरनमेंट से उसको क्या ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे। उसके बाद में अपन टेम्परेचर को कम करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। उसके बाद में अपन और उसका एससीपी को नोटिफाई द एससीपी, किसी भी एससीपी या उससे कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट और कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो हाइपरथर्मिया का होता है उसमें अपन क्या करेंगे, कोज को आइडेंटिफाई करना है आपको, क्योंकि किस कोज के कारण हो रहा है पता नहीं चल रहा है आपको। तो मैनेजमेंट में ये दोनों में यही डिफरेंस है। वहां आप नर्सिंग इंटरवेंशन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कोल्ड स्पॉन्जिंग दे सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं दे सकते। यहाँ सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसी किस कंडीशन के कारण हुआ है। तो ये कुछ मैनेजमेंट था। तो यहाँ मैंने फीवर, और फीवर में आपका एक वर्ड, वैसे मैं इसका क्लासिफिकेशन पहले पढ़ा चुका हूँ, उसमें आपका हाइपरथर्मिया और हाइपरपायरेक्सिया दो वर्ड आए थे, और उसके रिलेटेड कोई अगर मैनेजमेंट की बात आती है तो थोड़ा सा अपन ने देखा। अब देखिए ये जो आपका फीवर है इसका भी थोड़ा सा अपन और आगे क्लासिफाई करते हैं, क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ फीवर ओब्लिक, कुछ फेजेज होती हैं, फेजेज, टाइप्स ऑफ फीवर ओब्लिक कुछ फेजेज होती हैं।
उनके बारे में अपन देखेंगे, कौन कौन सी फेज होती है, कौन कौन सी होती है, इनके बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, इनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें टर्मिनोलॉजी आती हैं, उन टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अपन चलते हैं यहाँ टाइप्स ऑफ फीवर या फेजेज कौन कौन सी होती हैं। एक आपका आता है ऑनसेट या इन्वेजन। ऑनसेट या इन्वेजन, ऑनसेट या इन्वेजन का मतलब है अगर बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंटर करे और उसके कारण टेम्परेचर या तो सडनली बढ़े या ग्रेजुअली बढ़े, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, ऑनसेट या इन्वेजन। तो अपन कह सकते हैं एंट्री ऑफ इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म entry of infective microorganism in the body and temperature rise gradually और सडन। तो आपने कहा इसका मतलब क्या होता है, ऑनसेट एक फेज होती है, इस ऑनसेट का मतलब क्या होता है, ऑनसेट का मतलब है जैसे ही बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किया और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, या तो वो कैसा स्लोली यानी ग्रेजुअली बढ़ सकता है या सडनली बढ़ सकता है, तो वो क्या कहलाता है, ऑनसेट या इन्वेजन। क्या कहलाएगा, ऑनसेट या इन्वेजन। क्लियर है इस बात। देखिए सेकेंड, एक कई बार एक कंडीशन आती है, उस कंडीशन या एक फेज आती है, उसको अपन बोलते हैं फास्टिजियम या इसको अपन बोलते हैं स्टेडियम। फास्टिजियम या स्टेडियम क्या होता है, ये फास्टिजियम और क्या होता है स्टेजियम, क्या मतलब होता है। देखो एक टाइम पीरियड होता है जब बॉडी का टेम्परेचर अपने मैक्सिमम लेवल पे चला जाए और वहीं क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, वह क्या कहलाता है, फास्टिजियम या स्टेडियम। मैंने कहा ये फेज, इसकी डेफिनेशन याद रखना, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। तो फास्टिजियम या स्टेडियम का मतलब होता है कि पीरियड जब कोई भी जब बॉडी का टेम्परेचर अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाए और वहीं पे क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, वह क्या कहलाता है, फास्टिजियम। तो आपने कहा पीरियड व्हेन बॉडी टेम्परेचर reached its maximum level and constant यानी कि कोई टाइम पीरियड होता है, एक पीरियड होता है जब बॉडी का टेम्परेचर अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है, और वहीं पे जाके क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो वह कंडीशन क्या कहलाएगी, फास्टिजियम कहलाएगी। बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान रखा। क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे मैं चलता हूं इससे। तो फर्स्ट आपने पढ़ा था ऑनसेट या इन्वेशन, दूसरा आपने पढ़ा फास्टिजियम। अब मैं थोड़ा सा थर्ड पे चलता हूं आगे। एक नाम आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट या कॉन्टिन्यूअस फीवर। कांस्टेंट या कॉन्टिन्यूअस फीवर। देखिए कांस्टेंट या कॉन्टिन्यूअस फीवर का मतलब क्या होता है। देखिए इसके बारे में बोला जाता है कि जब बॉडी का टेम्परेचर, या मैं कहूं इवनिंग और मॉर्निंग के टेम्परेचर में जब अपन डिफरेंस देखा जाता है, जब अपन डिफरेंस देखते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, 2 डिग्री से कम का डिफरेंस होगा लेकिन टेम्परेचर नॉर्मल भी नहीं आता है। यानी डिफरेंस बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग लेस देन 2 डिग्री
एंड डज नॉट टू रीच नॉर्मल लेवल, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग के टेम्परेचर में जब आप डिफरेंस निकालोगे पूरे, तो केवल 2 डिग्री से कम का डिफरेंस होगा और साथ में नॉर्मल लेवल पे भी नहीं जाएगा। वह कंडीशन क्या कहलाती है? कांस्टेंट या कॉन्टिन्यूअस फेवर। क्या कहलाएगी? कांस्टेंट या कॉन्टिन्यूअस फेवर। तो अपन कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन morning and difference between morning and evening temperature, difference between morning and evening temperature less than 2 degree centigrade and does not reach to normal level। आपने कहा डिफरेंस बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग टेम्परेचर लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड और डज नॉट टू रीच नॉर्मल लेवल। नहीं, नॉर्मल लेवल भी नहीं होती, लेकिन अगर इनका डिफरेंस निकाला जाए तो 2 डिग्री सेंट से कम का ही डिफरेंस मिलेगा। वो कंडीशन कहलाती है कांस्टेंट या कॉन्टिन्यूअस फीवर। ये ध्यान रखना, ये ही चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ मोर देन या लेस देन। तो यहाँ लेस देन होता है, यानी 2 डिग्री से कम का डिफरेंस होगा। ये जो कंडीशन पाई जाती है, आपने देखा होगा, इसका एक कॉमन एग्जाम्पल होता है, वो क्या होता है? टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर, इसका एक और नाम दिया गया है कॉन्टिन्यूअस फीवर। कॉन्टिन्यूअस फीवर क्यों? क्योंकि आपको पता है टाइफाइड में 1 वीक या मोर तक अपना क्या कंटिन्यूअस फीवर बनी रहती है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? टाइफाइड फीवर भी बोला जाता है। देखिए, तो ये कांस्टेंट फीवर आ गए। इसका भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, कांस्टेंट क्या होता है? तो आपने कहा मॉर्निंग और इवनिंग टेम्परेचर में डिफरेंस करते हैं तो लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस रहेगा, लेकिन नॉर्मल भी नहीं रहेगा। एक आता रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर, रेमिटेंट फीवर, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। रायपुर एम्स 2017 में इसके बारे में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, रेमिटेंट फीवर क्या होता है। देखिए, जस्ट ऑपोजिट टू कांस्टेंट फीवर, वहां आपने कहा था मॉर्निंग एंड इवनिंग के टेम्परेचर में लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होगा, जबकि यहां पे अपन बोलते हैं मॉर्निंग और इवनिंग के टेम्परेचर में मोर देन 2 डिग्री का डिफरेंस होगा। तो अपन कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन morning and evening temperature, difference between morning and evening temperature more than 2 degrees centigrade and does not reach to and does not reach to normal level and does not reach to normal level। क्लियर है? तो आपने कहा रेमिटेंट फीवर क्या होता है? तो आपने कहा डिफरेंस बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग टेम्परेचर मोर देन 2 डिग्री। देखना, बस यही फर्क है। कांस्टेंट में यहाँ आएगा लेस देन 2 डिग्री, जबकि यहाँ आएगा मोर देन 2 डिग्री, और नॉर्मल भी नहीं है। तो आपने कहा रेमिटेंट फीवर का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग टेम्परेचर मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डज नॉट रीच टू नॉर्मल लेवल, और नॉर्मल लेवल तक भी नहीं जाता। ये कंडीशन क्या कहलाती है? रेमिनेंट फीवर कहलाती है। क्लियर है? ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये एक एक जितनी भी फेज आपको लिखाई जा रही है या बताई जा रही है, ये एक एक इंपॉर्टेंट है। एक एक के बारे में कई एग्जाम में कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ डाल दिया जाता है, चाहे आप स्टेटमेंट के रूप में डाल देता है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, या कई बार डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लिया जाता है कि ये डेफिनेशन किसका है, कौन सी फीवर है। तो ऐसा थोड़ा सा देखने को मिलता है। ठीक है, आगे और अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। इंटरमिटेंट 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 फीवर,
इंटरमिटेंट फीवर। देखो इंटरमिटेंट का मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर नॉर्मल और सब नॉर्मल से हाई की तरफ जाता है और उसके बाद में एक टाइम पीरियड के बाद में वापस से नॉर्मल और सब नॉर्मल तक आ जाता है, वो कंडीशन। यानी पहले नॉर्मल और सब नॉर्मल से हाई पे जाएगा और वापस से नॉर्मल और सब नॉर्मल पे आ जाएगा, वो कंडीशन क्या कहलाती है? इंटरमिटेंट फीवर कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटरमिटेंट फीवर। पीरियड when temperature reached high level from normal and subnormal लेवल। आपने कहा पीरियड व्हेन टेम्परेचर रीच्ड हाई लेवल, यानी कहां पर जाता है? हाई लेवल पे जाता है। फ्रॉम नॉर्मल एंड सब नॉर्मल लेवल एंड रिटर्निंग टू नॉर्मल एंड सब नॉर्मल लेवल। आपने कहा पहले वो नॉर्मल और सब नॉर्मल से कहां जाएगा? हाई लेवल पे जाएगा और उसके बाद में वापस से कहां जाएगा? नॉर्मल और सब नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। ये कंडीशन क्या कहलाती है? ये कंडीशन क्या कहलाती है? इंटरमिटेंट फीवर। क्या कहलाती है? इंटरमिटेंट फीवर। देखिए इसके भी 3 फेज होते हैं। कब कब वापस रिटर्न लौटता है, क्या होता है ये फेज? ये जनरली ये जो एग्जाम्पल है ये आपका मलेरिया में देखने को मिलता है। ये जो कंडीशन है वो किस में देखने को मिलती है? मलेरिया फीवर में देखने को मिलती है। यहाँ पे इसके अलग अलग स्पीसीज के आधार पे जो इनका साइकिल होता है, जो ट्रोफोजोइट्स का होता है साइकिल होता है, वो अलग अलग होता है। और उसके आधार पे देखो 3 प्रकार की ये होती हैं। एक होता है क्योटिडियन फीवर। क्योटिडियन फीवर इसको बोलते हैं अपन रिकरिंग एवरीडे। रिकरिंग एवरीडे यानी एवरीडे अगर रिकरिंग होती है वापस से होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्योटी। वैसे क्योटिडियन का मतलब जो होता है वो दैनिक होता है। दैनिक क्योटिडियन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? दैनिक। तो आपने कहा रिकरिंग एवरी डे। क्लियर है? दूसरा आपने बोला टर्शियन। इन फेज का मतलब ध्यान रखना। टर्शियन फीवर रिकरिंग एवरी सेकेंड डे। अगर ये एवरी सेकेंड डे रिकरिंग होती है उसको बोलते हैं टर्शियन फीवर। या अपन कह सकते हैं इसको अपन जो एवरी डे, फिर दूसरा आपने बोला टर्शियन रिकरिंग एवरी सेकेंड डे, इसको अपन बोलते हैं 48 आवर्स पीरियोडिसिटी। जबकि इसकी जो पीरियोडिसिटी होती कितनी होती है? 24 आवर्स पीरियोडिसिटी। देखिए यहां आपने कहा क्योटिडियन का मतलब होता है दैनिक फीवर। दैनिक का मतलब होता है रोज, जो अपन है इसका रोज चेंज होता है। तो आपने कहा रिकरिंग एवरी डे यानी हर दिन आपका दैनिकली इसका क्या होता है? वापस से साइकिल कंप्लीट एक दिन में हो जाता है। तो आपने कहा 24 आवर्स का पीरियोडिसिटी होता है। जबकि टर्शियन फीवर होता है, टर्शियन फीवर में क्या होगा? रिकरिंग एवरी सेकेंड डे, या मैं कह दूं 48 आवर्स की पीरियोडिसिटी होती है। और एक इसका थर्ड फेज होती है वो होता है क्वार्टन, जो थर्ड फेज है। ये अपन ने कहा क्वार्टन फीवर का मतलब क्या होता है? क्वार्टन फीवर का मतलब क्या समझते हैं? रिकरिंग
एवरी थर्ड डे, रिकरिंग एवरी थर्ड डे, एवरी थर्ड डे रिकरिंग होती है, या मैं कह दूं आपको 72 आवर्स की पीरियोडिसिटी होती है, 72 आवर्स पीरियोडिसिटी, 72 आवर्स पीरियोडिसिटी। तो आपने कहा इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट में आपने कहा एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के आधार पे ही वो नॉर्मल और सब नॉर्मल से हाई लेवल पे जाती है और वापस से उसी टाइम लेवल पे कुछ वापस से नॉर्मल आ जाती है। उसी टाइम पीरियड के आधार पे तीन प्रकार से बोला गया है इसको। एक आपने कहा क्योटिडियन होती है, एक टर्सियन होती है, क्वार्टन। क्योटिडियन का मतलब है एवरीडे रिकरिंग हो, अगर टर्सियन की बात कर रहे हैं एवरी सेकेंड डे, और अगर क्वार्टन की बात करते हैं एवरी थर्ड डे, या मैं कह दूं 24 आवर्स पीरियोडिसिटी, 48 आवर्स पीरियोडिसिटी या 72 आवर्स पीरियोडिसिटी में होती है, ये कहलाती है इंटरमिटेंट। क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे चलो, देखिए तो ये आपने पीरियोडिसिटी के आधार पे आपने बताया। उसके बाद में एक होता है इनवर्स फीवर, एक होता है इनवर्स फीवर। देखो इनवर्स क्या है, कई बार आपने देखा होगा जनरली अपन क्या सोचते हैं कि मॉर्निंग में टेम्परेचर कम होता है और इवनिंग जैसे जैसे इवनिंग की ओर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ये कंडीशन नॉर्मल है। इनवर्स का मतलब है ओपोजिट होता है, यानी कि मॉर्निंग में टेम्परेचर क्या होगा, हाईएस्ट होता है, जबकि इवनिंग में टेम्परेचर क्या होगा, लोवेस्ट होता है। तो मैं कह सकता हूं हाईएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर, highest temperature in highest temperature in morning and lowest temperature, lowest temperature in evening, वो कंडीशन क्या कहलाती है, इनवर्स फीवर। तो इनवर्स फीवर का मतलब यही समझ लेना कि थोड़ा सा ऑपोजिट। तो आप थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखना कि अगर अपन बात नॉर्मली अपन देखते हैं कि मॉर्निंग में टेम्परेचर कम होता है, जैसे जैसे आप इवनिंग की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, या इवनिंग में हाईएस्ट होता है। तो ऐसी कंडीशन, लेकिन उल्टा होता है इसमें, इसमें मॉर्निंग में हाईएस्ट होता है और इवनिंग में लोवेस्ट होता है। ये कंडीशन क्या कहलाती है, इनवर्स फीवर। क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, नेक्स्ट। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर। देखिए एक आता है हेक्टिक फीवर, एक आता है हेक्टिक फीवर या स्विंगिंग, हेक्टिक फीवर या स्विंगिंग फीवर। हेक्टिक फीवर या स्विंगिंग फीवर का मतलब देखिए, अभी आपने पीछे एक बोला था इनवर्स फीवर, उसमें आपने कहा था हाईएस्ट मॉर्निंग में होता है और लोवेस्ट इवनिंग में होता है। हेक्टिक और स्विंगिंग का मतलब होता है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग में हाईएस्ट हो या इवनिंग में हाईएस्ट हो, क्या हो, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक बार टेम्परेचर कहां पहुंचा आपका, सब नॉर्मल लेवल पे पहुंचा, और सब नॉर्मल लेवल से सीधा का सीधा कहां चला जाए, हाइपर पायरेक्सिया में चला जाए, तो नॉर्मल मतलब लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में क्या हो गया, बहुत डिफरेंस हो गया। तो कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो पॉइंट इज वेरी हाई। तो अपन कहेंगे डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो पॉइंट इज वेरी हाई। यानी हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। तो एक बार तो हाइपर पे जाए, एक बार वो कहाँ सब नॉर्मल पे चला जाए, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो गया। तो आपने कहा डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो पॉइंट इज वेरी हाई, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होता है। ये कंडीशन क्या कहने को मिलती है, तो आप कहेंगे हेक्टिक या स्विंगिंग फीवर। क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे चलता हूं, एक और फेज होती है, एक और फेज होते हैं, एक होता है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग, देखो जितना डेफिनेशन आपको बताया है, हर एक डेफिनेशन यहाँ इंपॉर्टेंट है,
यहाँ से कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर में आपको बता दूं, जैसा कि देखने को मिलता है कॉमनली किसमें, डेंगू में। किसमें मिलता है, डेंगू में। ये देखिए बहुत ज्यादा कॉमनली है। होता क्या है डेंगू में, नॉर्मली एक फेब्राइल पीरियड होता है। फेब्राइल का मतलब टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, लेकिन बीच में 1 या 2 दिन वापस से क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, और फिर वापस से टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वो कंडीशन क्या कहलाती है, रिलैप्सिंग। यानी बीच में एक रिलैप्स हो गया, छोड़ दिया, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, एक फेब्राइल पीरियड को फॉलो करते हुए, वही कंडीशन क्या कहलाती है, रिलैप्सिंग। रिलैप्सिंग आपको किस कंडीशन में देखने को मिलेगी, डेंगू में देखने को मिलेगी। तो अपन कह सकते हैं फेब्राइल period followed by 1 or more days of normal temperature तो आपने कहा फेब्राइल पीरियड फॉलोड बाय 1 और मोर डेज ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर, यानी फेब्राइल पीरियड को फॉलो करते हुए, यानी एक टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, बढ़ा हुआ टेम्परेचर होता है, उसको फॉलो करते हुए 1 या 2 दिन या बीच में क्या हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए, वो कंडीशन क्या कहलाती है, रिलैप्सिंग फीवर कहलाती है। इसके डेंगू में ऐसा देखने को मिलता है। डेंगू में तो आपने कहा फेब्राइल पीरियड फॉलोड बाई 1 और मोर डेज ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर, ये कहलाता है आपका रिलैप्सिंग फीवर। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। देखिए ये चीजें कुछ हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा याद करना होगा कि क्या है ऐसा, लेकिन याद जरूर करना होगा, क्योंकि एक एक चीज यहाँ क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक और 2 चीजें आपने देखा होगा, डिक्लाइन। एक आता है डिक्लाइन, या एक और होता है डेफरवेसेंस। डिक्लाइन का मतलब है जो इंक्रीज्ड टेम्परेचर है वो वापस से कहाँ चला जाए, नॉर्मल लेवल पे आ जाए, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, डिक्लाइन या डेफरवेसेंस। आपने कहा जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर आपने देखा, अगर वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर वापस से नॉर्मल आता है, वो कंडीशन क्या कहलाएगी, डिक्लाइन कहलाती है। अब इस डिक्लाइन में डिफरेंस है, देखिए क्या डिफरेंस है। डिक्लाइन में 2 चीजें हो सकती हैं, या तो जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो सडनली नॉर्मल हो जाए, या फिर वो जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या हो, नॉर्मल हो। तो इन दोनों ही कंडीशंस में अपन क्या क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं वो देखते हैं। तो अपन कह सकते हैं इंक्रीज्ड टेम्परेचर returned to नॉर्मल टेम्परेचर। आपने कहा इंक्रीज्ड टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर, बढ़ा हुआ टेम्परेचर वापस से नॉर्मल आना, ये कंडीशन क्या कहलाती है, डिक्लाइन कहलाती है। अब देखिए इसकी 2 कंडीशन बनती हैं, या तो ये जो आपका टेम्परेचर रिटर्न हो रहा है सडनली, अगर ये होता है सडनली अगर डिक्रीज हो, या मैं कह दूं ये कैसे हो, स्लोली हो। एक तो स्लोली, या मैं इसको बोल दूं ग्रेजुअली। ज्यादा अच्छा वर्ड लगेगा इसके लिए। तो आपने कहा 2 प्रकार से टेम्परेचर नॉर्मल हो सकता है, या तो सडनली हो सकता है, या फिर ग्रेजुअली हो सकता है। ग्रेजुअली का मतलब है जिगजैग मैनर में, यानी 2 to 3 और मोर डेज लग सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर आने में, जबकि सडनली आता है तो उसको, तो 2 प्रकार। जब सडनली अगर टेम्परेचर नॉर्मल होता है उसको बोलते हैं क्राइसिस। क्या बोलेंगे, क्राइसिस। जबकि ग्रेजुअली अगर टेम्परेचर अगर कम होता है उस कंडीशन को बोलेंगे लाइसिस। तो यहाँ 2 चीजें आ गई, एक आता है क्राइसिस और दूसरा आता है लाइसिस। तो इनके बारे में अपन देखेंगे क्या लाइसिस और क्या क्राइसिस होता है।
क्लियर है आगे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं 1 बाय 1 दोनों को ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे क्राइसिस। क्राइसिस होता क्या है एक्चुअल में, क्राइसिस का मतलब क्या है देखते हैं अपन। क्राइसिस का क्या मतलब है? क्राइसिस का मतलब है इंक्रीज्ड टेम्परेचर अगर सडनली नॉर्मल हो जाए, सडनली नॉर्मल हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? क्राइसिस कहलाएगा। तो अपन कह सकते हैं इंक्रीज्ड टेम्परेचर, इंक्रीज्ड टेम्परेचर suddenly returned to नॉर्मल लेवल, नॉर्मल लेवल। आपने कहा इंक्रीज्ड टेम्परेचर सडनली रिटर्न टू नॉर्मल लेवल, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? क्राइसिस कहलाएगी। ठीक है। अगर आपने कहा जो इंक्रीज टेम्परेचर सडनली आपका क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। अब इस क्राइसिस में भी देखो दो चीजें बनती हैं, दो प्रकार का होता है ये। एक होता है ये दो प्रकार का होता है। क्राइसिस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन सा होगा? एक होता है ट्रू क्राइसिस और एक होता है फॉल्स क्राइसिस। ट्रू और फॉल्स क्राइसिस का क्या मतलब होता है देखिए यहां समझना थोड़ा सा। ट्रू क्राइसिस का मतलब होता है कि अगर बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो रहा है किसके, लेकिन उसकी जनरल कंडीशन में भी इंप्रूवमेंट है, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रू क्राइसिस कहलाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है बढ़ा हुआ टेम्परेचर नॉर्मल तो आ जाता है लेकिन जनरल कंडीशन में इंप्रूवमेंट नहीं आता, जनरल कंडीशन वैसी की ही वैसी ही होती है, उसको अपन बोलते हैं फॉल्स क्राइसिस। क्या बोलेंगे? फॉल्स क्राइसिस। तो अपन कह सकते हैं इंक्रीज्ड टेम्परेचर, increased temperature suddenly returned to normal level, increased temperature suddenly returned to normal level with general condition of patient improved। बात समझना मेरी। आपने यहां कहा ट्रू क्राइसिस का मतलब है टेम्परेचर है जो बढ़ा हुआ वो तो नॉर्मल आ गया लेकिन इसके साथ उसकी जनरल कंडीशन भी क्या है? इंप्रूव्ड हो गई, जनरल कंडीशन में भी इंप्रूवमेंट है, वो कंडीशन क्या कहलाएगी? ट्रू क्राइसिस कहलाएगी। जबकि फॉल्स क्राइसिस का मतलब है टेम्परेचर तो नॉर्मल हो जाएगा सडनली लेकिन जनरल कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? फॉल्स क्राइसिस। तो आप कह सकते हैं इसको increased temperature suddenly returned to normal level without general condition of patient improved। यानी जनरल कंडीशन में कोई विदाउट इंप्रूव के अगर टेम्परेचर सडनली नॉर्मल होता है तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? फॉल्स क्राइसिस कहलाएगी। तो आपने कहा, अपन ने डिक्लाइन बोला, डिक्लाइन में आपने कहा सडनली टेम्परेचर क्या हो जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा, और सडनली नॉर्मल उसको बोलते हैं क्राइसिस। और क्राइसिस में दो है, ट्रू और फॉल्स क्राइसिस। ट्रू का मतलब है अगर टेम्परेचर नॉर्मल तो आ गया लेकिन जनरल कंडीशन भी इंप्रूवमेंट हो गई, और अगर फॉल्स होता है इसका मतलब है टेम्परेचर तो नॉर्मल आ जाएगा लेकिन उसकी जनरल कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपने अभी इसमें आपने दो चीजें देखी थी, मैंने दो बातें आपको बताई थी। कौन कौन सी? एक आपने बोला था क्राइसिस, दूसरा एक और बोला आपने लाइसिस। लाइसिस या आपने कहा ग्रेजुअली। तो जब अपन ने कहा लाइसिस तो लाइसिस का मतलब होता है इंक्रीज जो टेम्परेचर होता है, बढ़ा हुआ जो टेम्परेचर है, अगर वह नॉर्मल लेवल आए किसमें? जिगजैग मैनर में, कितने 1 और 2 और मोर डेज, तो फिर वो कंडीशन क्या कहलाती है? लाइसिस कहलाती है। तो अपन कह सकते हैं
increased temperature returned to normal in gradual manner या मैं कह सकता हूं इन zigzag manner two or more days। तो आपने कहा इंक्रीज टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल लेवल इन जिगजैग मैनर टू और मोर डेज, या ग्रेजुअली अगर कम होता है तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, लाइसिस कहलाती है। क्लियर है। तो ये कंडीशन आपने क्या बोला कि डिक्लाइन क्या होगा, डिक्लाइन एक फेज है, तो कैसे कैसे आपका नॉर्मल हो सकता है टेम्परेचर, वो आपने देखा। तो ये एक फेज थी, उसके बारे में आपने डिस्कस किया, समझ में आ गया क्या है डिक्लाइन। ठीक है। तो ये अब देखिए यहाँ पे लाइसिस और क्या है। अब उसके बाद में एक आपने नाम सुना होगा राइगर। देखिए राइगर की जो कंडीशन है वो मलेरिया में देखी जाती है। किस में देखी जाती है, मलेरिया में। ठीक है। अब मलेरिया के अंदर राइगर का मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सीवरिंग। इस राइगर का मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सीवर, अनकंट्रोल्ड जो सीवरिंग होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, राइगर बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड सीवरिंग। ये जो आपका राइगर होते हैं उसके 3 स्टेज पाई जाती हैं, 3 स्टेज पाई जाती हैं, 3 स्टेज होती हैं, 3 स्टेज पाई जाती हैं। ठीक है। और 3 स्टेज में आपने कौन कौन सी स्टेज होती हैं, सबसे पहले एक आती है कोल्ड स्टेज, एक आती है आपकी हॉट स्टेज, एक आपकी आती है स्वेटिंग स्टेज। 3 स्टेज पाई जाती हैं राइगर की। कौन कौन सी होंगी, कोल्ड स्टेज होगी, हॉट स्टेज होगी और स्वेटिंग स्टेज होगी। देखिए आगे क्या मतलब है इस कोल्ड स्टेज का, यहाँ पर अपन 1 बाय 1 थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इनके बारे में। एक यहाँ से कोल्ड स्टेज का मतलब होता है क्लाइंट को अनकंट्रोल्ड सीवरिंग स्टार्ट होता है। क्लियर है। तो इस कोल्ड स्टेज में स्टार्ट्स अनकंट्रोल्ड सीवरिंग। यहां पर क्लाइंट को अनकंट्रोल्ड सीवरिंग होती है। क्लियर है। यहां पर जैसे ही अनकंट्रोल्ड सीवरिंग है, इसका मतलब है यहां से बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, और यहां धीरे धीरे बढ़ के बॉडी का टेम्परेचर कहां आता है, जो टेम्परेचर हो सकता है वो कहां आ सकता है, मोर देन 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, मोर देन 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। अब अगर अपन बात करें कोल्ड स्टेज की, अगर इसके अंदर पल्स की बात करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आपको पता है पल्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में आपने कहा कैसी होंगी पल्स, कैसी होंगी, फीबल एंड रैपिड पल्स देखने को मिलेगा, फीबल एंड रैपिड पल्स देखने को मिलेगा। अगर अपन कोल्ड स्टेज की बात करें, 3 चीजें आपने कहा, सिवरिंग स्टार्ट है, आपने कहा टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपने कहा पल्स फीबल है, और थोड़ा सा आपने कहा रैपिड फीवर होंगे, टैकीकार्डिया की तरफ जाएगा। उसके बाद में आपने कहा अगर इसमें अपन नर्सिंग इंटरवेंशन देखें कि इसका क्या नर्सिंग इंटरवेंशन कर सकते हैं, तो जब किसी क्लाइंट को सीवरिंग लग रही है, सर्दी कपकपी आ रही है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपन उसको क्या करते हैं, कपकपी जब आती है, सर्दी सी जब लगती है, तो अपन ब्लैंकेट प्रोवाइड करा सकते हैं पेशेंट को कवर करने के लिए। तो अपन कह सकते हैं कवर टू पेशेंट बाय ब्लैंकेट। पेशेंट को अपन ब्लैंकेट की सहायता से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, पेशेंट को अपन ब्लैंकेट की सहायता से कवर कर सकते हैं। तो आपने कहा कवर टू पेशेंट बाय ब्लैंकेट। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, अगर सर्दी लग रही है तो अपन कुछ हॉट ड्रिंक्स दे सकते हैं, जैसे टी और कॉफी अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं प्रोवाइड
hot drinks, provide hot drinks, hot drinks, provide हॉट ड्रिंक्स कुछ अपन दे सकते हैं। एक पहला आपने क्या क्या कर सकते हैं, पेशेंट को कवर किया जा सकता है किसकी सहायता से, ब्लैंकेट की सहायता से। ठीक है, ये जो स्टेज है, ये स्टेज आपकी सबसे फर्स्ट स्टेज है और इसको आपने क्या बोला, कोल्ड स्टेज। तो कोल्ड स्टेज में देखिए क्या क्या आपने कहा, कोल्ड स्टेज में क्या क्या चीजें आपने देखी। सबसे पहले आपने कहा सीवरिंग स्टार्ट है, तो अनकंट्रोल्ड सीवरिंग हो रही है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, 103 से अबव हाई की तरफ जा रहा है। पल्स कैसी होती हैं, रैपिड पल्स हैं। इसका नर्सिंग इंटरवेंशन आप क्या कर सकते हैं, आपने कहा पेशेंट को कवर किया जा सकता है, आपने कहा ब्लैंकेट अपन, उसके अलावा आपने कहा कुछ हॉट ड्रिंक्स अपन ऐसी कंडीशन में दे सकते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ से होगा क्या, दूसरी स्टेज पे यहाँ धीरे धीरे पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा और एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे टेम्परेचर हाई लेवल पे आ जाएगा, क्या पे आ जाएगा, हाई लेवल पे, और वहीं पे कांस्टेंट, और वहां अचानक से क्या होता है, क्लाइंट को गर्मी लगती है, हॉट फील करता है, उसको अचानक से उसका माउथ क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, उसको थ्रस्ट प्यास लगती है, ऐसी कंडीशन। और ऐसी कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, तो दूसरी जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं हॉट स्टेज, क्या बोलेंगे, हॉट स्टेज बोला जाता है। क्लियर है, हॉट स्टेज में अपन क्या कहेंगे, स्टॉप स्टॉप सीवरिंग, सीवरिंग्स जो हैं वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। दूसरी बात यहाँ देखिए, सीवरिंग स्टॉप्स हो गया। क्लियर है, अब क्या, क्लाइंट क्लाइंट फील हॉट, क्लाइंट अपने आप को क्या हॉट फील करता है, एंड ये चाहिए एंड थ्रस्ट, और प्यासा फील करता है। ठीक है, ऐसा अगर करता है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ अभी भी जो पल्स हैं वो क्या हैं, वीक हैं, और अपन और आगे क्या है, अपन कह सकते हैं रैपिड पल्स आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर बात है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ अभी भी कितना है, टेम्परेचर अभी भी हाई होता है, मोर देन 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव है। ये किस में आता है, हॉट स्टेज में। अब क्लाइंट अचानक से आपको पता है कि क्या कर रहा है, हॉट फील कर रहा है, तो आप ऐसी कंडीशन में, जैसे कि अपन समझे हॉट फील का मतलब समझना देखा, क्लाइंट चाह रहा है कि अचानक से क्लाइंट को क्या सर्दी लग रही थी, सर्दी लगने के बाद में अचानक एक स्टेज पे पहुंचा और अचानक से उसको क्या गर्मी लगने लग गई, हॉट स्टेज आ गया, उसको क्या प्यास लग रही है, माउथ ड्राई हो गया, ऐसी कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो ब्लैंकेट आपने दे रखा था उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो अपन यहाँ नर्सिंग इंटरवेंशन क्या कह सकते हैं, रिमूव रिमूव ब्लैंकेट, रिमूव ब्लैंकेट। क्लियर है, माउथ उसका ड्राई हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में उसको अपन कुछ दे सकते हैं, जैसे आइस चिप्स दे सकते हैं, तो प्रोवाइड आइस चिप्स दे सकते हैं, आइस चिप्स दे सकते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स दे सकते हैं, ऐसा अपन कुछ वाटर दे सकते हैं, ये चीजें अपन दे सकते हैं। तो आपने कहा रिमूव ब्लैंकेट और प्रोवाइड आइस चिप्स, ये अपन दे सकते हैं। अब उसके बाद में अचानक से तीसरी स्टेज आती है, कुछ टाइम बाद में उसको क्या होता है, स्वेटिंग स्टेज। क्या होता है, स्वेटिंग स्टेज, यानी अब क्लाइंट का टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, स्किन के पास मैसेज जाएगा कि जो आपकी एनर्जी बढ़ी हुई है उसको वापस से डाउन करिए, टेम्परेचर तो बढ़ा ही जा रहा है। अब ऐसी कंडीशन में स्वेटिंग स्टेज आएगी और इसका मतलब है इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, स्वेटिंग स्टार्ट होगी, और पसीना जैसे जैसे आएगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। बॉडी का टेम्परेचर होगा तो क्लाइंट क्या होगा, अरे कैसा फील करेगा, तो अपन कह सकते हैं स्वेटिंग स्वेटिंग स्टार्ट्स। यहाँ क्या हो गया, स्वेटिंग स्टार्ट हो गया, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, टेम्परेचर टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, टेम्परेचर डिक्रीजिंग हो रहा है, कम हो रहा है। तीसरी बात है पल्स क्या हो रही है, पल्स यहाँ क्या हो रही है, इम्प्रूव्ड हो रही हैं, पल्स इम्प्रूव की तरफ जा रही हैं, पल्स इम्प्रूविंग हो रही हैं। तो ये सारी कंडीशन नॉर्मल की तरफ। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या दे सकते हैं, क्या नर्सिंग इंटरवेंशन देंगे बताइए। देखो ऐसी कंडीशन में अपन पसीना ज़्यादा आ रहा है ऐसा, तो अपन स्वेटिंग है उसको स्वाइप कर सकते हैं। उसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, फैन ऑन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फैन ऑन कर सकते हैं।
फैन चला सकते हैं। दूसरी बात है, अगर आपको बोला स्वेटिंग हुई है और ज़्यादा अगर स्वेटिंग होती है तो आपको होता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में अपन क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, फ्लूइड एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं एडमिनिस्टर फ्लूइड एज प्रेस्क्राइब्ड, एडमिनिस्टर फ्लूइड एज प्रेस्क्राइब्ड। तो आपने कहा फैन ऑन किया जा सकता है, दूसरा आपने बोला इसमें अपन क्या कर सकते हैं, फ्लूइड एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। तो यहाँ से कई बार नर्सिंग इंटरवेंशन में इससे रिलेटेड कई बार ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अपन क्या क्या कर सकते हैं। कई बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन लिखिए, ये जो कंडीशन है आपने ये देखा राइगर वाली, ये जनरली किस में पाई जाती है, मलेरिया में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, मलेरिया में। तो इससे रिलेटेड कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन अगर अपन बात करते हैं, विच स्टेज not include in राइगर, विच स्टेज नॉट इंक्लूड इन राइगर, राइगर में कौन सी स्टेज इंक्लूड नहीं होती, जैसे आप बोले हॉट स्टेज, दूसरा आप बोले कोल्ड स्टेज, तीसरा आप बोले फीवर स्टेज, और फोर्थ अपन बोले स्वेटिंग स्टेज। देखो ऐसा क्वेश्चन एक बार ESI में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि विच स्टेज नॉट इंक्लूड इन द राइगर। अभी आपको अपन ने पढ़ा है, ऊपर देखा है कि राइगर के अंदर कौन कौन सी स्टेज को अपन इंक्लूड करते हैं, कौन कौन सी स्टेज इंक्लूड होती हैं। तो आपने कहा था 3 प्रकार की स्टेज इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी, कोल्ड स्टेज इंक्लूड होती है, फिर आपने कहा था हॉट स्टेज इंक्लूड होती है, फिर आपने कहा था स्वेटिंग स्टेज इंक्लूड होती है। इसका मतलब है फीवर किसी प्रकार की कोई स्टेज नहीं होती। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 3 नंबर, फीवर कोई स्टेज नहीं होती है। क्लियर है। ऐसा कई बार छोटा मोटा अगर क्वेश्चन डाल दे तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा। ये तो आपने कुछ फीवर्स के बारे में देखा, कुछ स्टेज के बारे में, कुछ फेज के बारे में देखा फीवर से रिलेटेड, तो आपने ये सारी चीजें। अब एक बात बताइए मुझे, अपन जो टेम्परेचर रूटीन में कब कब चेक करते हैं, ऐसा कई बार छोटा मोटा अगर कोई बात कर ले तो देखिए, अगर रूटीन टेम्परेचर अपन कब, रूटीन में टेम्परेचर जो है टेम्परेचर असेस, रूटीन में टेम्परेचर कब असेस करते हैं, रूटीन में टेम्परेचर असेसमेंट, रूटीन में टेम्परेचर कब असेस किया जाता है। देखो रूटीन में जब भी अपन किसी पेशेंट का टेम्परेचर लेते हैं जिसको है, तो अपन कब लेंगे, मॉर्निंग एंड इवनिंग। जनरली अपन किस में लेते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग। क्लियर है। जबकि अगर अपन देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, अगर कोई पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट फर्स्ट 24 आवर्स, अगर किसी पेशेंट को फर्स्ट 24 आवर्स में ऑपरेटिव हुआ है और ऐसी कंडीशन में आपको टेम्परेचर असेस करना है, तो कब क्या फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ टेम्परेचर असेसमेंट, टेम्परेचर असेसमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्या फ्रीक्वेंसी, एवरी फोर्थ आवरली अपन टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, फोर्थ आवरली चेक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है, तीसरी कंडीशन आप बनती है, अगर कोई हाइपर पायरेक्सिया का पेशेंट है और ऐसी कंडीशन में आपको फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो अपन कहते हैं एवरी आवरली अपन इसको चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये अपन ने बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी कब कब टेकिंग कर सकते हैं, कब कब टेम्परेचर ले सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है। तो आपने कहा इसकी फ्रीक्वेंसी आवरली अपन ले सकते हैं अगर हाइपर पायरेक्सिया का पेशेंट है, कोई पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है ऐसा है तो एवरी फोर्थ आवरली टेम्परेचर असेसमेंट कर सकते हैं, और रूटीन में जनरली अपन मॉर्निंग इवनिंग में टेम्परेचर असेसमेंट कर सकते हैं। देखिए कुछ एक दो मैं आपको और इंपॉर्टेंट नोट बता देता हूं यहाँ पे, एक और बात है के लिए। देखिए कई बार अपन बोलते हैं कि एक दिन में हाईएस्ट टेम्परेचर
और एक दिन में लोवेस्ट टेम्परेचर, लोवेस्ट एंड हाईएस्ट टेम्परेचर इन ए डे। हाईएस्ट टेम्परेचर कब होता है एक दिन में, हाईएस्ट टेम्परेचर कब होता है, तो हाईएस्ट टेम्परेचर इन ए डे। आपको पता है जैसे जैसे अपन ने कहा था इवनिंग टाइम की तरफ जाते हैं तो आपको हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिलता है बॉडी का, वो कितना 4 to 6 PM की तरफ अपन जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर अपन बोले यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन लोवेस्ट टेम्परेचर इन ए डे। अगर एक डे में लोवेस्ट टेम्परेचर की अपन बात करते हैं तो वो लगभग कितना 4 to 6 AM लोवेस्ट टेम्परेचर देखने को मिलता है। और इसी को अपन बोलते हैं हाईएस्ट और लोवेस्ट के अंदर जो डिफरेंस होता है, हाईएस्ट और बॉडी के टेम्परेचर में हाईएस्ट और लोवेस्ट के अंदर एक दिन में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं सिकार्डियन रिदम। एक अपन बोलते हैं सिकार्डियन रिदम। सिकार्डियन रिदम इज टेम्परेचर, सिकार्डियन रिदम टेम्परेचर, इसका वैल्यू कितना होता है, सिकार्डियन रिदम टेम्परेचर का वैल्यू कब होता है, देखिए यहाँ सिकार्डियन रिदम टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है यानी 24 आवर्स में मैक्सिमम और मिनिमम डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल कंडीशन में, ये किसमें मिनिमम डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन ए डे, यानी एक दिन के अंदर कब आपका मैक्सिमम और कब मिनिमम होता है, ये उसका जो डिफरेंस है उसको अपन बोलते हैं सिकार्डियन रिदम टेम्परेचर बोलते हैं। और इसका मतलब है ये मैक्सिमम और कितना डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन कई एक बार पूछा गया है कि सिकार्डियन रिदम कितना होता है, तो इसका वैल्यू जो होता है मैक्सिमम 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी जो वैल्यू होती है सिकार्डियन रिदम टेम्परेचर की वो कितनी होती है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ से भी डाल देता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें आपने देखी हैं। अब अपन देखते हैं इस फीवर का बॉडी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट आता है। तो इफेक्ट ऑफ फीवर देखिए यहां से भी इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ फीवर ऑन बॉडी सिस्टम पे फीवर का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है। यहां से भी कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन डाल देता है, छोटा मोटा क्वेश्चन डालने की कोशिश करता है। देखिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, यहां से कुछ चीजें कई बार पूछी गई हैं। सबसे पहले अपन बात हैं नर्वस सिस्टम। आपने कहा नर्वस सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं, तो नर्वस सिस्टम आपने कहा हेडेक जैसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है, इंसोम्निया जैसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो हेडेक, इंसोम्निया है, लेथार्जी है, ये सारी चीजें अपन को किस में देखने को मिल सकती हैं, नर्वस सिस्टम में देखने को मिलती हैं। दूसरा सिस्टम की बात करता हूं, जीआईटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जीआईटी आपको पता है जब भी आपका फीवर होता है तो सब सिस्टम पे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, लेकिन आपका जीआईटी और यूरिनरी सिस्टम पे पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। आपका जो सलाइवा सिक्रीशन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो माउथ कैसा होगा, ड्राई माउथ होगा। तो अपन कह सकते हैं ड्राई माउथ, कॉटेड टंग, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग,
ठीक है। तो ये आपको देखने, ड्राई माउथ है, कोटेड टंग है, एनोरेक्सिया, नोसिया, वोमिटिंग, ये सारे अपने को किस में देखने को मिलता है, जीआईटी में देखने को मिलता है। ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सलाइवा डिक्रीजन हो जाएगा, सलाइवा सिक्रेशन। और आपको पता है टेस्ट कैसा हो जाएगा, अगर माउथ की टेस्ट की अगर अपन बात करेंगे, टेस्ट कैसा होगा, तो बिटर, क्योंकि अगर भाग पे टंग क्या हो जाएगी, कोटेड हो जाएगी, तो ऐसा तो आपको बिटर यानी कड़वा कड़वा सा मुंह होगा। ये सारा अपन किस में देखने को मिलता है, जीआईटी में देख सकते हैं, जीआईटी में देखने को मिल सकता है। क्लियर है मेरी बात। तो आपने कहा ड्राई माउथ, कोटेड टंग, एनोरेक्सिया, नोसिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, टेस्ट बिटर, ऐसा जीआईटी पे इफेक्ट आता है। अब देखिए थर्ड आपने देखा सीवीएस, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है, कार्डियोवेस्कुलर पे। आपको पता है जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी में जो सेल्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगी, एनर्जी का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। और मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो आपको पता है ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ता है तो आपको पता है कि जो हार्ट है उसको भी ज्यादा पंप करना पड़ेगा, ज्यादा ब्लड भेजना पड़ेगा, तो हार्ट रेट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अगर अपन बात करते हैं सीवीएस में, तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आपने कहा टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा। टेकीकार्डिया में भी आप एक बात और हमेशा ध्यान रखना, एक बात और हमेशा ध्यान रखना, वो अपने को क्या ध्यान रखने, 1 डिग्री, क्या 1 डिग्री अगर सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर बढ़ता है, तो आपकी जो पल्स हैं वो कितना, पल्स रेट कितना, 7 to 10 बीट पर मिनट तक बढ़ जाती हैं। मैंने कहा अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है तो पल्स रेट लगभग कितना, 7 to 10 बीट पर मिनट तक बढ़ जाती हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक और बात ध्यान रखना, ये तो आपने टेकीकार्डिया बोला है, ठीक है, इसके साथ में और भी चीजें हैं, जैसे आपने कहा ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो लगभग 13% O2 का कंजप्शन बढ़ जाता है, O2 कंजप्शन इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद में आपने कहा अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो लगभग 7% ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ जाता है। ये एक एक बात याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बात है, ये तो आपने कहा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, ये आपने कहा कितना बढ़ेगा, टेकीकार्डिया। जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ में आपको एक और चीज देखने को मिलेगी यहाँ पे। वो क्या देखने को मिलेगी, किस मैक्सिमम आपको जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, पल्स रेट बढ़ता है, लेकिन एक कंडीशन आती है जहां पर ब्रेडीकार्डिया भी देखने को मिलता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, यहाँ नोट डाल के मैं लिख देता हूं, नोट डाल के मैं लिख देता हूं, कौन सी कंडीशंस में आपको ब्रेडीकार्डिया, कौन सी डिजीज है, तो एक डिजीज कंडीशन में आपको ब्रेडीकार्डिया भी देखने को मिलेगा, और वो कौन सी है, टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में आपको ब्रेडीकार्डिया देखने को मिलता है। देखो होता क्या है एक्चुअल में, टाइफाइड में होता क्या है, 1 वीक या इससे ज्यादा कंटिन्यू फीवर बना रहता है। तो इनिशियल स्टेज में तो आपको पता है कि हार्ट रेट बढ़ेगी, टेम्परेचर, लेकिन बाद में बॉडी उसी को कंपेंसेट करती है और धीरे धीरे हार्ट रेट क्या होती है, कम होती जाती है, और लास्ट में तो आपने कहा धीरे धीरे आपको कहा बॉडी क्या होगा, ब्रेडीकार्डिया की तरफ जाती है। तो आपने कहा टाइफाइड फीवर में आपको क्या देखने को मिल सकता है, ब्रेडीकार्डिया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जैसे आपने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने कहा रेस्पिरेटरी अपने क्या, सैलो ब्रीदिंग होगी, सैलो ब्रीदिंग देखने को मिलेगा, नंबर एक बात। नंबर दूसरा आपने कहा टैकिपनिया देखने को मिलेगा, टैकिपनिया देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे भी रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएंगी, बढ़ जाती हैं। आपको एक बात पता है
1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो लगभग 4 ब्रीथ पर मिनट 4 ब्रीथ पर मिनट से क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाता है। तो आपने कहा शैलो ब्रीदिंग होगी, आपने को यहाँ क्या देखने को मिलेगा, टैकीपनिया देखने को मिलेगा। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो लगभग 4 ब्रीथ पर मिनट से भी रेस्पिरेटरी रेट बढ़े जा सकती है। क्लियर है। अब उसके बाद में आपने कहा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे क्या आपने कहा, बॉडी पेन होगा, मसल एक देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा कई बार हाई फीवर होता है तो उसके कारण कई बार सीजर भी देखने को मिल सकता है, ये मस्कुलोस्केलेटल में देखने को मिल सकता है। और लास्ट अपन देखते हैं यूरिनरी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यूरिन पे तो आपने अभी मैंने कहा था यूरिनरी और जीआईटी पे ऑपोजिट प्रभाव आता है, यानी यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। तो ये कुछ चीजें आपने देखी यहाँ पे टेम्परेचर से रिलेटेड कि क्या क्या अपने इफेक्ट आता है, क्या क्या चीजें अपन बॉडी सिस्टम से इफेक्ट आता है इस कंडीशन का। तो ये देखिए दोस्तों, आज आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या आपने देखा है, ये अपन ने आज की क्लास में क्या देखा है। तो अभी आज से आपने कौन कौन सी टेम्परेचर, तो सबसे पहले आपने कंपोनेंट पे गए थे वाइटल साइन के, और कंपोनेंट में आपने सबसे पहले टेम्परेचर पढ़ा। और टेम्परेचर में आपने सबसे पहले देखा टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या होता है। टेम्परेचर के डेफिनेशन में 2 चीजें आई हैं, उसके बाद में उसका रेगुलेशन, और रेगुलेशन में आपने बोला 2 चीजें होती हैं, थर्मोजेनेसिस होता है और थर्मोलाइसिस होता है। कौन कौन से वे हैं जिनसे थर्मोजेनेसिस हुआ था और कौन कौन से वे हैं जिनसे थर्मोलाइसिस हुआ था। थर्मोलाइसिस में एक और चीज आती है इनसेंसिबल और सेंसिबल हीट लॉस क्या था। उसके बाद में अपन ने देखा असेसमेंट किया टेम्परेचर का। असेसमेंट में आपने देखा कि क्या क्या आपने असेसमेंट में किया, तो टेम्परेचर का असेसमेंट किसके द्वारा, थर्मोमीटर का। वेरियस टाइप के थर्मोमीटर आपने पढ़े हैं। उसके बाद में अपन चले थे कॉमन साइट, कौन कौन सी कॉमन साइट्स होती हैं, क्या टेम्परेचर में वेरिएशन पाया जाता है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, क्या स्पेशल कंडीशंस होती हैं, उनके बारे में देखा। एक आपने टाइप ऑफ टेम्परेचर देखा। उसके बाद में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर देखा। क्लासिफिकेशन में आपने नॉर्मल टेम्परेचर, सब नॉर्मल, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, या सारा क्लासिफिकेशन आपने किया। क्लासिफिकेशन के बाद में अपन ने हाइपोथर्मिया का कुछ मैनेजमेंट आपने देखा। उसके बाद में अपन हाइपरथर्मिया गए, हाइपरथर्मिया और हाइपर पायरेक्सिया में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद में अपन फीवर में गए, और फीवर के अपन ने कुछ स्टेज और कुछ फेज के बारे में अपन ने बात की। उसके बाद में आपने लास्ट में अपन ने किया कि फीवर के कारण बॉडी सिस्टम्स पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या इफेक्ट आता है, ये सारी चीजें आपने देखी हैं। ओके, थैंक यू। तो ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट है वाइटल साइन का टेम्परेचर, ये कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में आपका देखते हैं पल्स से। ओके, थैंक यू।